मैं हैदराबाद के तमाम श्रेष्ठ बंधुओं का, मित्रों का बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन है। जहां तक कई बार मैं कई मंत्रालयों के माध्यम से हैदराबाद आता रहा हूं, लेकिन आज मैं नए पदभार ग्रहण करने के बाद जो नया मंत्रालय हुआ उसमें जो हम खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, जन वितरण प्रणाली और साथ साथ जो हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, ये मंत्रालय भी हमारे साथ है। तो दोनों मंत्रालय के राज्य मंत्री होने के नाते मैं कल पहली बार हैदराबाद आया था। मुख्यतः मेरे आने का प्रवास का मैं जहां अपने विभाग की बैठक हमने किया, वहीं कल हम रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह कार्यक्रम में भी मुझे आमंत्रित किया गया था। चिन्ना जीयर स्वामी जी महाराज 2 महीना पहले आए थे दिल्ली और उन्होंने आमंत्रित भी किया था, फिर चित्रकूट में भी वो मिले थे और मैं कल उस कार्यक्रम में भी आया। और साथ ही कल उस कार्यक्रम में जब मैं पहुंचा तो स्वाभाविक है, पहले से ही उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का भी कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित कल वहाँ कार्यक्रम था, हम लोग साथ थे। और श्री प्रहलाद जोशी जो केंद्र के हमारे संसदीय मंत्री हैं, खान कोयला मंत्री भी हैं, तो वो भी पहुंच गए। तो कल बहुत बड़ा कार्यक्रम भी, स्वागत का, अभिनंदन का, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ी मूर्ति रामानुज हजारों वर्ष पहले इसी दक्षिण भारत से वो पूरे देश को समानता का, उन्होंने इक्वलिटी का जो संदेश दिया है सभी वर्गों में। मंत्र जो वेद मंत्र के बारे में था कि कुछ ही लोग जाने, कान में देते थे, उन्होंने उसको सार्वजनिक किया कि नहीं, जाति वर्ग विभेद को छोड़ते हुए महिलाओं को एक बहुत बड़ी बात उस समय त्रिदंडी स्वामी रामानुजाचार्य जी ने करने का काम किया था। और उनका दुनिया का एक बड़ा ही मनोरम, मुझे लगता है कि जो प्रतिमा वहाँ लगी है, आज राष्ट्रपति महोदय भी आ रहे हैं, जो मूर्ति लगी है उतनी ऊंचाई 216 फीट की, और जो मंडपम है, कल मैंने यज्ञ में भी भाग लिया, तो सचमुच में दुनिया का एक लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम वो भी बहुत बेहतरीन है, जिसमें किस प्रकार से हजारों वर्ष पहले रामानुज जो प्रकट हुए थे और कैसे वो शिष्य बने, कैसे उन्होंने देश में इतनी बड़ी बात, समानता की बात को लेके वो गए, इक्वलिटी की बात को लेके गए। तो इन सभी विषयों पर कल मुझे निकट से देखने का मिला। उनके जीवन का पूरा लाइट एंड साउंड के द्वारा कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश भर में, और आने वाले दिनों में एक तीर्थाटन केंद्र का, जो टूरिस्ट का, जो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सेंटर के रूप में हैदराबाद को तो विकसित किया ही जा रहा है। कल्चरल, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन का यह केंद्र हब बनेगा, एक हब सेंटर, और दुनिया भर के लोग यहाँ उसे देखने के लिए आते रहेंगे। तो कल मैंने पर्यावरण वन मंत्रालय का भी अलग से बैठक किया है और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का भी, जो हमारे केंद्र सरकार के यहाँ FCI, CWC और हमारे BIS, इस प्रकार के जो एजेंसीज काम देखते हैं भारत सरकार का, तो उन सभी केंद्रीय विभागों की हमने कल समीक्षा भी किया है, उनके साथ बैठक भी किया और पर्यावरण मंत्रालय के साथ भी बैठक किया। जो पर्यावरण के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, आपको जाकर के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के
मेंबर सेक्रेटरी और उनके अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी आए थे, सीनियर ऑफिसर्स उनके आए थे। तो लेकिन कोई जो हमारे राज्य सरकार के किसी भी मंत्री का सहयोग उस कार्यक्रम में नहीं था। मुझे लगा कि मैं पहली बार आया हूँ, तो केंद्र सरकार के मंत्री होने के नाते मैंने अपना कार्यक्रम भी यहाँ भेजा था, लेकिन राज्य सरकार के दोनों ही विभागों के जो प्रोटोकॉल के तहत मंत्री को जरूर भाग लेना चाहिए था, ये इसका मुझे कष्ट है कि कम से कम प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। वो प्रोटोकॉल भी यहाँ की सरकार को उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता, मैंने केवल ध्यान दिलाया है। अतिथि देवो भव, अतिथि कोई भी हो, हमारा पार्टी का मतभेद हो सकता है, लेकिन अब सरकार है तो केंद्र और राज्य सरकार मिल करके पूरे इस तेलंगाना प्रदेश का भला कर रहे हैं। केवल राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट गवर्नमेंट का तो पूरी तरह से उसमें जिम्मेवारी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जितने भी विकास के काम पिछले 7 सालों में हुए, 7-8 साल में जितने विकास हुए, मुझे लगता है कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। आजादी के बाद जितनी राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन पर सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, तेलंगाना सरकार को भेजा है। मुझे आज समय कम है, आंकड़े मैं एक आध आंकड़े भी आपको प्रस्तुत कर सकता हूं अपने विभाग का, वह निश्चित रूप में सराहनीय है। आपके जानकारी के लिए, जहां 2014-15 में 2014 और 15 में यहां धान की खरीद, यानी कि जो चावल कहते राइस, धान की जो खरीद हुई थी, प्रोक्योरमेंट, ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार धान खरीदती है और पूरा का पूरा पैसा चावल का हम भुगतान करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री भुगतान करते हैं, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मतलब भारत सरकार उसको भुगतान करती है। तो मुझे लगता है कि 24.31 लाख मेट्रिक टन 24.31 लाख मेट्रिक टन 2014 और 15 में ये स्टेट गवर्नमेंट का खरीदा गया था। उसमें पैसे हमारे जो किसानों को हमने जो भुगतान किया था, फार्मर्स को, उसमें 3 करोड़ 391 लाख इतना भुगतान हुआ था। लगभग 3 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ 391.94 लाख ये भुगतान हुआ था। लेकिन 2021 में पिछले बार जो हमने भुगतान किया है 141.09 लाख मेट्रिक टन परचेज किया। किसानों को भुगतान कितना किया भारत सरकार के द्वारा? तो 26 करोड़ 610 लाख ये हमने भुगतान किया। लगभग 27 करोड़ के लगभग वो राशि आता है। ये भुगतान केंद्र सरकार ने पूरी राशि का उनको, किसानों को हमने भुगतान किया, किसानों के खाते में गया डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन ये भी हमने बनाया। वन नेशन वन राशन, वन डीबीटी, यह जो है हमारा कि डीबीटी के माध्यम से गरीब किसानों के खाते में जो बिचौलिए पैसे ले जाते थे, अब बिचौलिए कोई मीडियो जो बीच का दलाल
इस प्रकार का पैसे ले जाते थे, अब वो दलाली बंद हो गया है और हमने पूरा उसमें मौज करने का भी है, ई पॉस सिस्टम है। जो सामान उठाते हैं राशन की दुकान से, तो उस पर हमने भरसक पूरा प्रयास किया है कि उसमें भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार करप्शन उसमें रोके जाए। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर केंद्र सरकार ने ये उपलब्धि किया है। तो जहां वन नेशन वन राशन, और एक तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, जहां हमने पहले स्टेट हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जहां खाद्य आपूर्ति का हम देश के लोगों को उनके खाद्य आपूर्ति जो हम भुगतान करते थे, तो उनको फूड सिक्योरिटी जहां पूरे देश को हम देते रहे हैं, वही अब फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि अब पोषाहार यानी कि न्यूट्रिशन का भी सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि लगभग वन नेशन वन राशन के साथ जहां देश भर में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, बिहार के कोई है और हैदराबाद में, उनका बिहार के भी परिवार में भुगतान राशन मिल रहा है प्रति महीने, और यहां भी राशन मिल रहा है। ऐसे पिछले कई जो 35 राज्य 35 राज्य और सभी प्रकार के वो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो जुड़ गए हैं इस योजना से 35। और उसमें आपकी जानकारी के लिए कि जो भुगतान जो लगभग 25 लाख लोग इसका लाभ ले रहे हैं विभिन्न राज्यों का, ये वन नेशन राशन से। उसी प्रकार जो मैंने कहा कि फूड सिक्योरिटी के द्वारा हमने न्यूट्रिशन का, माल न्यूट्रिशन भी बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का, उनको खाना का चावल जो मिलता है उसमें पोषाहार चावल, और उसको फोर्टिफाइड राइस कहते हैं, 1% उसमें हम उसको ब्लेंडिंग करके और उस चावल को फोर्टिफाइड राइस के रूप में हम तैयार करते हैं। अभी तक का पूरे देश भर में हमारा आईसीडीसी या बच्चों का जो मिड डे मील, इन सभी जगहों पर पूरे देश भर में वितरण शुरू हो गया है। हम आने वाले 2023 तक सभी राशन के दुकानों को फोर्टिफाइड राइस हम उपलब्ध कराएंगे, और इससे हैदराबाद में, तेलंगाना में फोर्टिफाइड राइस जो है हम 2023 तक सभी राज्यों को उपलब्ध कराएंगे जो फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं, और उसके माध्यम से सभी लाभुकों को ये फोर्टिफाइड राइस मिलेगा। जबकि हमारा अभी केंद्र सरकार के जो विभिन्न प्रकार का आईसीडीसी, मिड डे मील, अन्य पोषाहार हम वो भेंट कर रहे हैं, हम फोर्टिफाइड राइस वहां दे रहे हैं। 23 तक सभी फेयर प्राइस के द्वारा सॉफ्ट होगा, और 24 के बाद, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये घोषणा किया था कि फोर्टिफाइड राइस हम 2024 तक देश भर को उपलब्ध कराएंगे सभी फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से। हमने उसको 23 तक ही उपलब्ध कराने का पूरा, 24 नहीं बल्कि 23 तक सभी फेयर प्राइस शॉप्स को पूरे देश भर में हम उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। उसकी पूरी खाका बन गई, और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही जो जितने चावल मिल है, इन सभी मिलों को वो अलग से मशीन लगा करके फोर्टिफाइड राइस तैयार करेंगे। उसमें मैंने जो कल बैठक किया था, हैदराबाद में भी और तेलंगाना में 25 से ज्यादा 25 से ज्यादा राइस मिल ने अभी अपना मशीन, ब्लेंडिंग का मशीन फोर्टिफाइड के लिए तैयार कर लिया है। आने वाले दिनों में तेलंगाना प्रदेश में सैकड़ों जो राइस मिल है उनको हम लाभ दिलाएंगे,
और फोर्टिफाइड राइस के माध्यम से हम जनता को भी आने वाले 24 तक का हमने ये तैयारी किया है कि केवल राशन के दुकान से नहीं बल्कि जनरल मार्केट में भी फोर्टिफाइड राइस आम लोगों को मिलना शुरू हो जाए। ये प्रयास भारत सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। उसी प्रकार से मैं मूल विषय जो वन पर्यावरण के मंत्रालय का भी कल बैठक में किया था, तेलंगाना वन विभाग, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ज्वाइंट मीटिंग हमने क्षेत्रीय कार्यालय जो हमारे यहाँ रीजनल कार्यालय है, हमारा रीजनल ऑफिसर बैठते हैं, उसकी भी मीटिंग मैंने कल किया था। तो विशेष करके जलवायु परिवर्तन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत भेंट किया है विश्व में G26 में, पंचामृत जो कहा उन्होंने कि पूरे जलवायु परिवर्तन में देश का 17% दुनिया का आबादी भारत का है, 17%, लेकिन हम केवल 4%, ओनली 4% हम कार्बन का इमिशन करते हैं, विसर्जन करते हैं कार्बन, जबकि दुनिया भर में 96% जो प्रगतिवादी राष्ट्र है, जो ऐसे देश हैं जिसको कहते हैं कि हम विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री, वो बार बार हमें प्रेशर भी देते रहे, लेकिन हमने शुरू से सदियों से भारत ने वन और पर्यावरण के दृष्टिकोण से और कार्बन के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से हमने पहले भी कम किया है। और अभी जो दुनिया का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि ऊर्जा विभाग के माध्यम से जो हमने ग्रीन एनर्जी, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे जो विभाग के द्वारा सोलर लाइट, ये सोलर का हम फ्रांस के साथ मिलकर के, और हमने दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब गीगावाट 150 गीगावाट मुझे करना था, जो 2015 में पेरिस समझौता में हमने 175 गीगावाट 2 साल पहले पूरा कर दिया, 2 years बिफोर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत सरकार ने ये जो उपलब्धि किया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर लेकर के, और प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया कि हम आने वाले 2070 तक, 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो करेंगे। नेट जीरो, उस काम को करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह से कटिबद्ध है। और हमने कल के यहाँ के बैठक में फ्लाई ऐश का प्रबंधन, फ्लाई ऐश जो है उसका प्रबंधन, ये ठीक है कि कुछ सुधार पहले से हैदराबाद और कई जो 4 शहर यहाँ के हैं वो काफी हम कह सकते हैं कि प्रदूषित है, जो जिसमें हैदराबाद है और अन्य 3 राज्य हैं तेलंगाना के। तो तेलंगाना के इन चारों में क्लाइमेट, ये आपको जाकर एयर पॉल्यूशन को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए केंद्र सरकार ने काफी संयंत्र यहाँ दिया है और उसको काफी हमने उस पर प्रयास किया है और उस पर काम हो रहा है। तो फ्लायर्स में यहाँ ईट भट्टे को ज्यादा फ्लायर्स देते हैं, बहुत सारे यहाँ फैक्ट्री लगे हुए हैं, इंडस्ट्री है, उससे जो वेस्ट मटेरियल होता है या मेडिकल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, बायोवेस्ट प्रोडक्ट का भी निपटान अच्छी तरह हो, इसका भी मैंने कल ब्यौरा लिया है। मुख्य रूप से जो मूसी नदी है, मूसी रिवर और हुसैन सागर झील, उसके जीर्णोद्धार को लेकर के केंद्र सरकार काफी कटिबद्ध है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उससे पानी भी पीने को मिलता है, लेकिन वो प्रदूषित पानी आ रहा है, पॉल्यूटेड वाटर। हम उस पर भी नजर लगाए हुए हैं और उसके गुणवत्ता को, उसके क्वालिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें निश्चित रूप से हमारा पूरा सहयोग केंद्र सरकार करने के लिए कटिबद्ध है, तैयार है।
हमने कुछ किया भी है और आगे भी जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय से, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मंत्रालय के माध्यम से यहाँ के हम कारपोरेशन को भी यहाँ की चीज़ों को मदद देते रहे। बड़ी संख्या में हमने करोड़ों में राशि यहाँ के सभी मेट्रोपॉलिटन होने के कारण जो कारपोरेशन है उसको उपलब्ध कराया, राज्य सरकार को उपलब्ध कराया। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम ये जो 4 शहर है उसको भी भारत सरकार हैदराबाद सहित तेलंगाना के अन्य तीनों जिलों को जहां पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, उसको हम कंट्रोल करने के स्थिति में अगले कुछ वर्षों में आ जाएंगे। हाँ, मुझे लग रहा है कि नगर वन योजना एक नई योजना हमने देश भर में चलाई है ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिले शहर में। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर कई राज्यों में जैसे हरियाणा में ऑक्सीवन है, तो पूरे देश भर में 1000 ऑक्सीवन लगेंगे। और हम हैदराबाद को भी उस लिस्ट में, यहाँ के तेलंगाना के कई शहरों को जो खास करके एयर पॉल्यूटेड है वहाँ और अन्य शहरों में भी हमने प्रस्ताव मांगा है और राज्य सरकार वो प्रस्ताव भेजेगी। तो हम पूरे राज्य को देश भर में जहां 10 हेक्टेयर से ज्यादा और केवल फॉरेस्ट का जमीन नहीं बल्कि अन्य राज्य का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी लैंड होगा तो उसमें शहर के अंदर या शहर में अगर जमीन ना मिले तो शहर के 5 किलोमीटर के रेडियस में, फिर 5 किलोमीटर के रेडियस में, 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में हम नगर वन योजना को लगाने के लिए पूरी राशि भारत सरकार देगी। पूरा केंद्र सरकार उसके लिए उपलब्ध करा रही है। 1000 नगर वन योजना हम पूरे देश भर में लगाने वाले हैं। जहां तक नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया कि तेलंगाना के हैदराबाद, नालगोंडा, पतानचेरू और संगारेड्डी को शामिल किया है। इन चारों पर हमारा ध्यान है और वहाँ कैसे अच्छा से अच्छा हो सकता है इस पर भी आने वाले वर्षों में मैंने पहले भी कहा। और सितंबर 2021 में एक एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत हमने प्राण पोर्टल का भी शुरुआत किया है। प्राण पोर्टल का, उस प्राण पोर्टल के माध्यम से इसका ऑनलाइन जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन जो होता है, उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए और उसकी मॉनिटरिंग, उसको मॉनिटरिंग करने का केंद्र सरकार ने यहाँ मशीन भी बैठाया देश भर में। उसमें हैदराबाद में भी और इन चारों शहरों में हम बैठाए और प्राण पोर्टल के द्वारा हम उसको जो लॉन्च किया है उससे हम इसका नियंत्रित भी करेंगे, इसको मतलब मॉनिटरिंग भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी को का जो लक्ष्य है, स्वच्छ पवन नील गगन, स्वच्छ पवन नील गगन। हमारा आकाश भी जो ओजोन के द्वारा ये हो रहा है, तो भारत सरकार इसमें दुनिया भर के देशों से हम काफी आगे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा उन्होंने जो कहा वन वर्ल्ड, प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्लासगो के सम्मेलन में जो उन्होंने घोषणा किया कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन ग्रीड। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी की जो पॉपुलैरिटी है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन ग्रीड, वन नरेंद्र मोदी, यानी कि वन इंडिया, इंडिया के बारे में। आज पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरे विकसित देश भारत की ओर देखने के लिए तत्पर है। अमेरिका हो या अन्य बड़े राष्ट्र, आज डेवलप्ड कंट्री भारत की ओर देख रहा है। नरेंद्र मोदी यानी भारत। तो यह जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो कल्चरल मिनिस्टर मेरे स्वागत में भी हमारे छोटे भाई हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, कला संस्कृति मंत्री हैं
किशन रेड्डी जी किशन रेड्डी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी गोवा चुनाव में लगे थे, अभी इस बैठक में भी कार्यकर्ता बैठक में सम्मिलित थे और वो चेन्नई गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संजय जी के नेतृत्व में 47 कारपोरेटर्स, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में, वो सभी उपलब्ध थे, सभी अभी बैठक में मौजूद थे। उन सब लोगों ने भी शिरकत किया और हैदराबाद का विकास कैसे हो उस पर भी गंभीरता से उन्होंने कई चीजों को रखा है। हम आज समय के अभाव के कारण आगे सारे आंकड़ा पेश करेंगे, तो मैं आप सबसे धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे लाइन पकड़ना है, इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। सभी पत्रकार मित्रों को, मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। एक बात मुझे ध्यान में आया है कि तेलंगाना के किसान जो है उनको सोलर में जो सब्सिडी मिलना चाहिए किसानों को, उसमें राज्य सरकार शायद नहीं दे रही है। इस पर राज्य सरकार को पहल करना चाहिए। 23 लाख मोटर्स है किसानों को, तो इस पर उनको मिलना चाहिए, ऐसा हमारे बीजेपी के लोगों का मांग भी है। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये बात मुझे कहा गया है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस पर ध्यान दे। आपके माध्यम से भी मैं स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी वो करें। उसमें केंद्र सरकार को अगर कुछ आपका सहयोग चाहिए तो उसमें भी केंद्र सरकार हम देती रही है हर प्रकार का। हमने सोलर एनर्जी के लिए काफी बड़े काम किए हैं, तो निश्चित रूप से आप सबको धन्यवाद। हाँ, क्या बोल रहे थे? केवल एक प्रश्न। मैं हैदराबाद के तमाम प्रेस बंधुओं का, मित्रों का बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन है। जहां तक कई बार मैं कई मंत्रालयों के माध्यम से हैदराबाद आता रहा हूं, लेकिन आज मैं नए पदभार ग्रहण करने के बाद जो नया मंत्रालय हुआ उसमें जो हम खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, जन वितरण प्रणाली और साथ साथ जो हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, ये मंत्रालय भी हमारे साथ है। तो दोनों मंत्रालय के राज्य मंत्री होने के नाते मैं कल पहली बार हैदराबाद आया था। मुख्यतः मेरे आने का प्रवास का मैं जहां अपने विभाग की बैठक हमने किया, वहीं कल हम रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह कार्यक्रम में भी मुझे आमंत्रित किया गया था। चिन्ना जीयर स्वामी जी महाराज 2 महीना पहले आए थे दिल्ली और उन्होंने आमंत्रित भी किया था, फिर चित्रकूट में भी वो मिले थे और मैं कल उस कार्यक्रम में भी आया। और साथ ही कल उस कार्यक्रम में जब मैं पहुंचा तो स्वाभाविक है, पहले से ही उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का भी कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित कल वहाँ कार्यक्रम था, हम लोग साथ थे। और श्री प्रहलाद जोशी जो केंद्र के हमारे संसदीय मंत्री हैं, खान कोयला मंत्री भी हैं, तो वो भी पहुंच गए। तो कल बहुत बड़ा कार्यक्रम भी, स्वागत का, अभिनंदन का, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ी मूर्ति रामानुज हजारों वर्ष पहले इसी दक्षिण भारत से वो पूरे देश को समानता का, उन्होंने इक्वलिटी का जो संदेश दिया है सभी वर्गों में। मंत्र जो वेद मंत्र के बारे में था कि कुछ ही लोग जाने, कान में देते थे, उन्होंने उसको सार्वजनिक किया कि नहीं, जाति वर्ग विभेद को छोड़ते हुए महिलाओं को एक बहुत बड़ी बात उस समय त्रिदंडी स्वामी रामानुजाचार्य जी ने
करने का काम किया था। और उनका दुनिया का एक बड़ा ही मनोरम, मुझे लगता है कि जो प्रतिमा वहाँ लगी है, आज राष्ट्रपति महोदय भी आ रहे हैं, जो मूर्ति लगी है उतनी ऊंचाई 216 फीट की, और जो मंडपम है, कल मैंने यज्ञ में भी भाग लिया, तो सचमुच में दुनिया का एक लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम वो भी बहुत बेहतरीन है, जिसमें किस प्रकार से हजारों वर्ष पहले रामानुज जो प्रकट हुए थे और कैसे वो शिष्य बने, कैसे उन्होंने देश में इतनी बड़ी बात, समानता की बात को लेके वो गए, इक्वलिटी की बात को लेके गए। तो इन सभी विषयों पर कल मुझे निकट से देखने का मिला। उनके जीवन का पूरा लाइट एंड साउंड के द्वारा कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश भर में, और आने वाले दिनों में एक तीर्थाटन केंद्र का, जो टूरिस्ट का, जो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सेंटर के रूप में हैदराबाद को तो विकसित किया ही जा रहा है। कल्चरल, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन का यह केंद्र हब बनेगा, एक हब सेंटर, और दुनिया भर के लोग यहाँ उसे देखने के लिए आते रहेंगे। तो कल मैंने पर्यावरण वन मंत्रालय का भी अलग से बैठक किया है, और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का भी, जो हमारे केंद्र सरकार के यहाँ FCI, CWC और हमारे BIS, इस प्रकार के जो एजेंसीज काम देखते हैं भारत सरकार का, तो उन सभी केंद्रीय विभागों की हमने कल समीक्षा भी किया है, उनके साथ बैठक भी किया, और पर्यावरण मंत्रालय के साथ भी बैठक किया। जो पर्यावरण के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, आपको जाकर के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी और उनके अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी आए थे, सीनियर ऑफिसर्स उनके आए थे। तो लेकिन कोई जो हमारे राज्य सरकार के किसी भी मंत्री का सहयोग उस कार्यक्रम में नहीं था। मुझे लगा कि मैं पहली बार आया हूँ, तो केंद्र सरकार के मंत्री होने के नाते मैंने अपना कार्यक्रम भी यहाँ भेजा था, लेकिन राज्य सरकार के दोनों ही विभागों के जो प्रोटोकॉल के तहत मंत्री को जरूर भाग लेना चाहिए था। ये इसका मुझे कष्ट है कि कम से कम प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। वो प्रोटोकॉल भी यहाँ की सरकार को उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता, मैंने केवल ध्यान दिलाया है। अतिथि देवो भव, अतिथि कोई भी हो, हमारा पार्टी का मतभेद हो सकता है, लेकिन अब सरकार है तो केंद्र और राज्य सरकार मिल करके पूरे इस तेलंगाना प्रदेश का भला कर रहे हैं। केवल राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार फेडरल स्ट्रक्चर है, तो स्टेट गवर्नमेंट का तो पूरी तरह से उसमें जिम्मेवारी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जितने भी विकास के काम पिछले 7 सालों में हुए, 7-8 साल में जितने विकास हुए, मुझे लगता है कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। आजादी के बाद जितनी राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन पर सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, तेलंगाना सरकार को भेजा है। मुझे आज समय कम है, आंकड़े मैं एक आध आंकड़े भी आपको प्रस्तुत कर सकता हूं अपने विभाग का, वह निश्चित रूप में सराहनीय है। आपके जानकारी के लिए, जहां 2014-15 में 2014 और 15 में यहां धान की खरीद, यानी कि जो चावल कहते राइस, धान की जो खरीद हुई थी, प्रोक्योरमेंट, ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार धान खरीदती है, और पूरा का पूरा पैसा चावल का हम भुगतान करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री भुगतान करते हैं
प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मतलब भारत सरकार उसको भुगतान करती है। तो मुझे लगता है कि 24.31 लाख मेट्रिक टन 24.31 लाख मेट्रिक टन 2014 और 15 में ये स्टेट गवर्नमेंट का खरीदा गया था। उसमें पैसे हमारे जो किसानों को हमने जो भुगतान किया था, फार्मर्स को, उसमें 3 करोड़ 391 लाख इतना भुगतान हुआ था। लगभग 3 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ 391.94 लाख ये भुगतान हुआ था। लेकिन 2021 में पिछले बार जो हमने भुगतान किया है 141.09 लाख मेट्रिक टन परचेज किया। किसानों को भुगतान कितना किया भारत सरकार के द्वारा? तो 26 करोड़ 0.610 लाख ये हमने भुगतान किया। लगभग 27 करोड़ के लगभग वो राशि आता है। ये भुगतान केंद्र सरकार ने पूरी राशि का उनको किसानों को हमने भुगतान किया, किसानों के खाते में गया डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन ये भी हमने बनाया। वन नेशन वन राशन, वन डीबीटी, यह जो है हमारा कि डीबीटी के माध्यम से गरीब किसानों के खाते में जो बिचौलिए पैसे ले जाते थे, अब बिचौलिए कोई मीडियोर जो बीच का दलाल इस प्रकार का पैसे ले जाते थे, अब वो दलाली बंद हो गया है। और हमने पूरा उसमें मॉस करने का भी है, ई पॉस सिस्टम है। जो सामान उठाते हैं राशन के दुकान से, तो उस पर हमने भरसक पूरा प्रयास किया है कि उसमें भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार करप्शन उसमें रोके जाए। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर केंद्र सरकार ने ये उपलब्धि किया है। तो जहां वन नेशन वन राशन, और एक तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, जहां हमने पहले स्टेट हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जहां खाद्य आपूर्ति का हम देश के लोगों को उनके खाद्य आपूर्ति जो हम भुगतान करते थे, तो उनको फूड सिक्योरिटी जहां पूरे देश को हम देते रहे हैं, वही अब फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि अब पोषाहार यानी कि न्यूट्रिशन का भी सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि लगभग वन नेशन वन राशन के साथ जहां देश भर में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, बिहार के कोई है और हैदराबाद में, उनका बिहार के भी परिवार में भुगतान राशन मिल रहा है प्रति महीने, और यहां भी राशन मिल रहा है। ऐसे पिछले कई जो 35 राज्य 35 राज्य और सभी प्रकार के वो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो जुड़ गए हैं इस योजना से 35। और उसमें आपकी जानकारी के लिए कि जो भुगतान जो लगभग 25 लाख लोग इसका लाभ ले रहे हैं विभिन्न राज्यों का, ये वन नेशन राशन से। उसी प्रकार जो मैंने कहा कि फूड सिक्योरिटी के द्वारा हमने न्यूट्रिशन का, माल न्यूट्रिशन भी बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का, उनको खाना का चावल जो मिलता है उसमें पोषाहार चावल, और उसको फोर्टिफाइड राइस कहते हैं, 1% उसमें हम उसको ब्लेंडिंग करके और उस चावल को फोर्टिफाइड राइस के रूप में हम तैयार करते हैं। अभी तक का पूरे देश भर में हमारा आईसीडीसी या बच्चों का जो मिड डे मील
इन सभी जगहों पर पूरे देश भर में वितरण शुरू हो गया है। हम आने वाले 2023 तक सभी राशन के दुकानों को फोर्टिफाइड राइस हम उपलब्ध कराएंगे और इससे हैदराबाद में, तेलंगाना में फोर्टिफाइड राइस जो है हम 2023 तक सभी राज्यों को उपलब्ध कराएंगे जो फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं और उसके माध्यम से सभी लाभुकों को ये फोर्टिफाइड राइस मिलेगा। जबकि हमारा अभी केंद्र सरकार के जो विभिन्न प्रकार का आईसीडीसी, मिड डे मील, अन्य पोषाहार हम वो भेंट कर रहे हैं, हम फोर्टिफाइड राइस वहां दे रहे हैं। 23 तक सभी फेयर प्राइस के द्वारा सॉफ्ट होगा और 24 के बाद, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये घोषणा किया था कि फोर्टिफाइड राइस हम 2024 तक देश भर को उपलब्ध कराएंगे सभी फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से। हमने उसको 23 तक ही उपलब्ध कराने का पूरा 24 नहीं बल्कि 23 तक सभी फेयर प्राइस शॉप्स को पूरे देश भर में हम उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। उसकी पूरी खाका बन गई और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही जो जितने चावल मिल है इन सभी मिलों को वो अलग से मशीन लगा करके फोर्टिफाइड राइस तैयार करेंगे। उसमें मैंने जो कल बैठक किया था हैदराबाद में भी और तेलंगाना में 25 से ज्यादा 25 से ज्यादा राइस मिल ने अभी अपना मशीन, ब्लेंडिंग का मशीन फोर्टिफाइड के लिए तैयार कर लिया है। आने वाले दिनों में तेलंगाना प्रदेश में सैकड़ों जो राइस मिल है उनको हम लाभ दिलाएंगे और फोर्टिफाइड राइस के माध्यम से हम जनता को भी आने वाले 24 तक का हमने ये तैयारी किया है कि केवल राशन के दुकान से नहीं बल्कि जनरल मार्केट में भी फोर्टिफाइड राइस आम लोगों को मिलना शुरू हो जाए। ये प्रयास भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। उसी प्रकार से मैं मूल विषय जो वन पर्यावरण के मंत्रालय का भी कल बैठक में किया था, तेलंगाना वन विभाग, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ज्वाइंट मीटिंग हमने क्षेत्रीय कार्यालय जो हमारे यहाँ रीजनल कार्यालय है, हमारा रीजनल ऑफिसर बैठते हैं, उसकी भी मीटिंग मैंने कल किया था। तो विशेष करके जलवायु परिवर्तन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत भेंट किया है विश्व में G26 में, पंचामृत जो कहा उन्होंने कि पूरे जलवायु परिवर्तन में देश का 17% दुनिया का आबादी भारत का है 17%, लेकिन हम केवल 4%, ओनली 4% हम कार्बन का इमिशन करते हैं, विसर्जन करते हैं कार्बन, जबकि दुनिया भर में 96% जो प्रगतिवादी राष्ट्र है, जो ऐसे देश हैं जिसको कहते हैं कि हम विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री, वो बार बार हमें प्रेशर भी देते रहे, लेकिन हमने शुरू से सदियों से भारत ने वन और पर्यावरण के दृष्टिकोण से और कार्बन के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से हमने पहले भी कम किया है और अभी जो दुनिया का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि ऊर्जा विभाग के माध्यम से जो हमने ग्रीन एनर्जी, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे जो विभाग के द्वारा सोलर लाइट, ये सोलर का हम फ्रांस के साथ मिलकर के, और हमने दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब गीगावाट 150 गीगावाट मुझे करना था, जो 2015 में पेरिस समझौता में हमने 175 गीगावाट 2 साल पहले पूरा कर दिया, 2 years बिफोर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत सरकार ने ये जो उपलब्धि किया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर लेकर के, और प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है
कि हम आने वाले 2070 तक 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो करेंगे। नेट जीरो, उस काम को करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह से कटिबद्ध है। और हमने कल के यहाँ के बैठक में फ्लाई ऐश का प्रबंधन, फ्लाई ऐश जो है उसका प्रबंधन, ये ठीक है कि कुछ सुधार पहले से हैदराबाद और कई जो 4 शहर यहाँ के हैं वो काफी हम कह सकते हैं कि प्रदूषित है, जो जिसमें हैदराबाद है और अन्य 3 राज्य हैं तेलंगाना के। तो तेलंगाना के इन चारों में क्लाइमेट, ये आपको जाकर एयर पॉल्यूशन को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए केंद्र सरकार ने काफी संयंत्र यहाँ दिया है और उसको काफी हमने उस पर प्रयास किया है और उस पर काम हो रहा है। तो फ्लायर्स में यहाँ ईट भट्टे को ज्यादा फ्लायर्स देते हैं। बहुत सारे यहाँ फैक्ट्री लगे हुए हैं, इंडस्ट्री है, उससे जो वेस्ट मटेरियल होता है या मेडिकल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, बायोवेस्ट प्रोडक्ट का भी निपटान अच्छी तरह हो, इसका भी मैंने कल ब्यौरा लिया है। मुख्य रूप से जो मूसी नदी है, मूसी रिवर और हुसैन सागर झील, उसके जीर्णोद्धार को लेकर के केंद्र सरकार काफी कटिबद्ध है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उससे पानी भी पीने को मिलता है, लेकिन वो प्रदूषित पानी आ रहा है, पॉल्यूटेड वाटर। हम उस पर भी नजर लगाए हुए हैं और उसके गुणवत्ता को, उसके क्वालिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें निश्चित रूप से हमारा पूरा सहयोग केंद्र सरकार करने के लिए कटिबद्ध है, तैयार है। हमने कुछ किया भी है और आगे भी जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय से, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मंत्रालय के माध्यम से यहाँ के हम कारपोरेशन को भी यहाँ की चीजों को मदद देते रहे। बड़ी संख्या में हमने करोड़ों में राशि यहाँ के सभी मेट्रोपॉलिटन होने के कारण जो कारपोरेशन है उसको उपलब्ध कराया, राज्य सरकार को उपलब्ध कराया। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम ये जो 4 शहर है उसको भी भारत सरकार हैदराबाद सहित तेलंगाना के अन्य 3 जिलों को जहां पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, उसको हम कंट्रोल करने के स्थिति में अगले कुछ वर्षों में आ जाएंगे। हाँ, मुझे लग रहा है कि नगर वन योजना एक नई योजना हमने देश भर में चलाई है ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिले शहर में। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर कई राज्यों में, जैसे हरियाणा में ऑक्सीवन है, तो पूरे देश भर में 1000 ऑक्सीवन लगेंगे। और हम हैदराबाद को भी उस लिस्ट में, यहाँ के तेलंगाना के कई शहरों को जो खास करके एयर पॉल्यूटेड है वहाँ और अन्य शहरों में भी हमने प्रस्ताव मांगा है और राज्य सरकार वो प्रस्ताव भेजेगी। तो हम पूरे राज्य को देश भर में जहां 10 हेक्टेयर से ज्यादा और केवल फॉरेस्ट का जमीन नहीं बल्कि अन्य राज्य का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी लैंड होगा तो उसमें शहर के अंदर या शहर में अगर जमीन ना मिले तो शहर के 5 किलोमीटर के रेडियस में, फिर 5 किलोमीटर के रेडियस में, 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में हम नगर वन योजना को लगाने के लिए पूरी राशि भारत सरकार देगी, पूरा केंद्र सरकार उसके लिए उपलब्ध करा रही है। 1000 नगर वन योजना हम पूरे देश भर में लगाने वाले हैं। जहां तक नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया कि तेलंगाना के हैदराबाद, नालगोंडा, पतानचेरू और संगारेड्डी को शामिल किया है। इन चारों पर हमारा ध्यान है और वहाँ कैसे अच्छा से अच्छा हो सकता है इस पर भी आने वाले वर्षों में मैंने पहले भी कहा। और सितंबर 2021 में एक एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत
हमने प्राण पोर्टल का भी शुरुआत किया है, प्राण पोर्टल का। उस प्राण पोर्टल के माध्यम से इसका ऑनलाइन जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन जो होता है, उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए और उसकी मॉनिटरिंग, उसको मॉनिटरिंग करने का केंद्र सरकार ने यहाँ मशीन भी बैठाया देश भर में। उसमें हैदराबाद में भी और इन चारों शहरों में हम बैठाए और प्राण पोर्टल के द्वारा हम उसको जो लॉन्च किया है उससे हम इसका नियंत्रित भी करेंगे, इसको मतलब मॉनिटरिंग भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी को का जो लक्ष्य है, स्वच्छ पवन नील गगन, स्वच्छ पवन नील गगन। हमारा आकाश भी जो ओजोन के द्वारा ये हो रहा है, तो भारत सरकार इसमें दुनिया भर के देशों से हम काफी आगे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा उन्होंने जो कहा वन वर्ल्ड वन, प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्लासगो के सम्मेलन में जो उन्होंने घोषणा किया कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन ग्रीड। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी की जो पॉपुलैरिटी है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन ग्रीड, वन नरेंद्र मोदी, यानी कि वन इंडिया, इंडिया के बारे में। आज पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरे विकास विकसित देश भारत की ओर देखने के लिए तत्पर है। अमेरिका हो या अन्य बड़े राष्ट्र, आज डेवलप्ड कंट्री भारत की ओर देख रहा है, नरेंद्र मोदी यानी भारत। तो यह जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो कल्चरल मिनिस्टर मेरे स्वागत में भी हमारे छोटे भाई हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, कला संस्कृति मंत्री हैं किशन रेड्डी जी किशन रेड्डी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी गोवा चुनाव में लगे थे, अभी इस बैठक में भी कार्यकर्ता बैठक में सम्मिलित थे और वो चेन्नई गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संजय जी के नेतृत्व में 47 कारपोरेटर्स, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में, वो सभी उपलब्ध थे, सभी अभी बैठक में मौजूद थे। उन सब लोगों ने भी शिरकत किया और हैदराबाद का विकास कैसे हो उस पर भी गंभीरता से उन्होंने कई चीजों को रखा है। हम आज समय के अभाव के कारण आगे सारे आंकड़ा पेश करेंगे, तो मैं आप सबसे धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे प्लेन पकड़ना है, इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। सभी पत्रकार मित्रों को, मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।